नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, जो 2011 से लेकर 24 तक पूछा गया है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो कल यानी कि पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़े थे, लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़े थे, और आज जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें इस वीडियो में। तो मेरा दावा है कि जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी छूटने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, लेकिन बने रहिएगा। तो अगर स्किप कीजिएगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज थ्योरी चलेगा, सिद्ध करने वाला रहेगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में क्या है समझिएगा, मतलब क्या है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ यानी कि आर बराबर 2f, या बोलेगा एफ बराबर आर बटे 2, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में हमको सिद्ध करना है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। कब कब पूछा है ध्यान दीजिए, 12 में पूछा और 15 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखिए एक उत्तल दर्पण लेंगे, हम क्या लेंगे, हम उत्तल दर्पण लेंगे जिसका नाम रखेंगे एम और एन रखेंगे, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष है और प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, और इसका फोकस ये हो गया और इसका केंद्र ये हो गया। मुख्य अक्ष समांतर एक रेखा यानी किरण खींचते हैं जो कि फोकस से होते हुए बाहर निकल जाएगा। और एक लेते हैं सी बी, ये अभिलंब हो गया, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, ये हो गया डी और ये हो गया ओ, और ये हो गया पी, ये एफ और ये सी। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक जो दूरी होता है वो क्या होता है, एफ, छोटी एफ। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होता है बड़ी आर। ध्यान समझिएगा, वही यहां पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। जब तक ये फिगर आपको अगर याद नहीं आता है बनाने के लिए, तो ये बनने वाला बिल्कुल नहीं है। हम फिगर बनाना सिखा दिए हैं। एक उत्तल दर्पण लेना है, एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष लेना है, इसमें फोकस और केंद्र लेना है, और मुख्य अक्ष समांतर एक रेखा खींचना जिसका नाम ए बी देना है। और जो रेखा गया वो फोकस से होते हुए गुजरता है ना, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है वो फोकस से होते हुए गुजरता है। क्या इस पर तो जाएगा नहीं, टकरा कर वापस लौटेगा, लेकिन फोकस के सिद्ध में ही ये टकरा कर वापस लौटेगा। और ये क्या हो गया, केंद्र से होते हुए गया, वो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या गया, अभिलंब हो गया। क्लियर है। तो इसी चीज को हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं, ध्यान रहे। मानेंगे, माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है। ये जो एम एन जो लिखा हुआ है बउआ, ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है। ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कहना मुश्किल है, ठीक है। जिसका ध्रुव पी है, हाँ सर ध्रुव तो पी है, सही बात है, ध्रुव पी, और वक्रता केंद्र सी है, बिल्कुल वक्रता केंद्र सी है, और फोकस एफ है। ए भी आपतित किरण है, हाँ सर ए भी आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। ए भी आपतित किरण तो है, लेकिन किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, याद रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका और कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ ले, देख लें, समझ लें। यहाँ पे तो पूरा लिए नहीं है, देखिए। पुनः माना कि Cp बराबर आर, मैंने पुनः माने कि C से P के बीच की दूरी कितना होता है, आर, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है, आप लोग को याद होगा, है ना। चलिए, पी एफ बराबर एफ, यानी यहां से यहां तक, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस दूरी को छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रहे आप लोगों को। एवं ओ भी अभिलंब है, ये ओ और बी क्या है, ये अभिलंब है। ओ भी क्या है बउआ, अभिलंब ये है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलेंगे परावर्तन के नियम से, ध्यान समझिएगा। ए ओ बी, ए बी ओ, ये जो है क्या है,
ए बी ओ और ओ बी डी, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ओ बी डी क्या आपस में बराबर है, ध्यान दीजिएगा। किंतु किंतु ओ बी डी, ओ बी डी यानी कि ये कोण और कौन कौन, एफ बी सी, एफ बी सी, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे सर, शीर्षा अभिमुख कोण से। कैसे बराबर है सर, शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर है। कैसे बराबर है, शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर है, ध्यान रहे, ठीक ना। तो शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर है। फिर जब ये और ये बराबर है और ये बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये भी ओबीडी और ये भी ओबीडी, जब ओबीडी के बराबर एबीओ है और ओबीडी के बराबर एफबीसी है, इसका मतलब एबीओ और एफबीसी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए एबीओ और एफबीसी बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये और एफबीसी, एफबीसी ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब पहले ये और ये बराबर हुआ तब ये और ये बराबर हो गया, क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। क्लियर है। लेकिन अब हम क्या समझेंगे, अतः त्रिभुज बीसीएफ, त्रिभुज बीसीएफ समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, बीसीएफ, बी, देखिए समझाते हैं हम यहाँ पे, बीसीएफ समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, कैसे हुआ सर, समझिएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हुआ, एक कोण तो बराबर हो गया। अब देखिए बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ हो गया। कैसे, बी एफ बराबर सी एफ हो गया। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया, क्योंकि यदि बी पी के अगर निकट हो तो ये और ये पहले बराबर होगा, बराबर। अगर पी एफ बराबर सी एफ होता है, जितना पी एफ होगा उतना सी एफ होगा। क्लियर है, जितना पी एफ होगा तो सी एफ होगा। जब ये दोनों बराबर है और ये बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जब ये और ये बराबर हो गया, इसके इसके बराबर होगा, क्योंकि बी पी के निकट, यानी बी जो है एकदम पी पर आ जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये और ये बराबर होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ, यदि बी पी के निकट बहुत नजदीक हो तो बी एफ बराबर, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ और पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। तो ये और ये भुजा बराबर हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों बराबर भुजा हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसके सामने वाला कौन, ये कौन, जब भुजा बराबर हो गया, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन भी दोनों बराबर होगा, इसके सामने वाला कौन और इसके सामने वाला कौन बराबर हो गया। तो समझेंगे बी एफ बराबर पी एफ, इसलिए हम लिख सकते हैं सी पी बराबर, सी पी बराबर सी पी लिखिए। तो सी पी को दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। सीपी के मान क्या है, सीपी के मान दिया हुआ यहां से तक आर है। क्या है, यहां तक आर है, हमने आर दिए। सी एफ और पी एफ, तो सी एफ के मान कितना है, पी एफ के मान एफ है, पी एफ का मान एफ है और सी एफ का मान भी एफ होगा। सर कैसे, क्योंकि हम बोले कि पी एफ बराबर सी एफ है, जब दोनों बराबर है रे बउआ, तो क्या ये एफ नहीं होगा, जब ये एफ है ये एफ नहीं होगा, ये भी एफ होगा। जब बराबर है तो मान लिया जाए तुम्हारे पास 1 रुपया, किसी और के पास 1 रुपया है, हम बोलते दोनों बराबर हो गए हो, हाँ सर दोनों के 1 रुपया तो बराबर तो हो ही गया है। तो क्या हो गया, एफ बराबर एफ प्लस एफ, अर्थात आर बराबर 2f, ये प्रूव्ड हो गया। पहला उत्तल दर्पण में हम प्रूव्ड कर चुके हैं। तो बउआ आप लोग से अनुरोध है कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2, अर्थात सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f। जस्ट वही सिस्टम है, 15 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है और 24 में पूछा गया है। ध्यान दें, लेटेस्ट में पूछा गया है, 24 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। ध्यान रहे, कान खोल के सुन लो, लेटेस्ट में पूछा गया है। कुछ दिन इसको रोक दिया था पूछने के लिए, लेकिन फिर से चालू कर दिया पूछने के लिए।
पहले बराबर पूछता था इसको, लेकिन कुछ दिन बीच में रोक दिया, फिर इसको पूछ डाला, और सब फिर पूछते रहेगा, कोई ठिकाना नहीं है ना। चलिए, तो उसी तरह हम एक अवतल दर्पण लेंगे, एक मुख्य अक्ष लेंगे, इसमें पेंट करेंगे हम, ये ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा ना। अब बताइए, इसके समांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी, इसके समांतर ये पार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बस इसका नाम रख दीजिए, जो नाम है, यहाँ ए, यहाँ बी, ये एम एन, एक अवतल दर्पण है। बस इतने तो क्रियाक्रम करना पड़ेगा। यहां से यहाँ एफ होगा, और यहां से दूरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वहां लिख दिए हम। क्लियर है? तो मानेंगे, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। हाँ बउआ, ये जो दर्पण है ना, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसी दर्पण जिसका परावर्तक धंसा होता है और कलई किया हुआ भाग उठा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम है, देखिए, परावर्तक धंसा हुआ है और कलई किया हुआ भाग उठा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जिसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव क्या है, इसका ध्रुव P है, क्या ध्रुव है, P है, और वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। तो फोकस क्या है बउआ, F है। ए बी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। बोला कि ए बी जो है ना, आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान रहे, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ए बी क्या है, ए बी जो है आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। क्लियर यहां तक है? हम आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। पुनः माना कि सीपी बराबर आर है। सीपी बराबर क्या है, आर है। हाँ सर, बिल्कुल आर है सर, हम लोग को भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप लोग, देखो तो, दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा है कि सी पी, सी से लेकर पी तक कितना दिए हम, आर दिए। क्लियर है? और पी एफ बराबर एफ, पी एफ बराबर क्या है, छोटी एफ है, यानी कि सी बी अभिलंब है। ये सी बी क्या है बउआ रे, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। क्लियर है? परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से हम क्या सीखे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सिंपल सी बात है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये आने वाले किरण से जो कोण बनता है उसको परावर्तन आपतन कोण कहते हैं, और टकरा कर लौटने वाले किरण से जो कोण बनता है क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, इन्हें कहते हैं। तो लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, सी बी एफ, ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कैसे भाई, परावर्तन के नियम से। अब लिखेंगे ए बी समांतर सीपी, ए बी जो है सीपी के समांतर है। ए बी जो है क्या है, सीपी के समांतर है ना, समांतर कर दिए। अब ए बी सी बराबर बी सी एफ, ए बी सी बराबर बी सी एफ। सर कैसे, क्योंकि ये और ये समांतर है, ये कोण और ये कोण कैसा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। अंतः एकांतर कोण होगा, कैसा होगा, अंतः एकांतर कोण होगा। इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं। इसलिए सी बी एफ बराबर बी सी एफ। जब ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, तो ये ए बी सी बराबर सी बी एफ है, तो ए बी सी बराबर बी सी एफ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही हम यहां लिखे हैं, बी सी एफ बराबर सी बी एफ, बराबर हो गया। अतः बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो बी सी एफ जो दिख रहा है हम लोग को, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, क्योंकि ये और ये भुजा आपस में बराबर है। ये दोनों भुजा आपस में कैसा है, बराबर है, क्योंकि जब ये दोनों कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, इसका ये भी कोण बराबर है। इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, बराबर कर दिए। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा, यानी दो बराबर भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए बी एफ बराबर सी एफ, अब क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ, और सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। किधर से, इधर से देखिए क्या हो गया, यदि बी पी के बहुत निकट हो तो ये जो बी जो है अगर पी पर ही होता
तो जब P पर मान लीजिए ये पॉइंट अगर P पर होता तो जितना ये होता उतना ही ये होता, जितना ये होता उतना ही ये होता, होता कि नहीं होता? तब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए बी एफ बराबर पी एफ, यानी कि बी एफ बराबर पी एफ, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसलिए पी एफ, पी एफ, ये जो पी एफ है क्या है? सी पी के आधा है, सी पी के आधा ही होता है। तो पी एफ बराबर हाफ सी पी, या तो फिर लिख सकते हैं पी एफ बराबर सी पी बटे में 2। तो पी एफ को क्या माने? छोटी एफ, छोटी एफ बराबर सी पी के मान आर है, अब बटे में 2, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रूव्ड। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर है। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मैंने शेयर करें। क्या करना है? इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए होंगे प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो बाबू आप अनलाइक भी करके जा सकते हो, अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समझिएगा, निम्न के कारण, निम्न के कारण बतावें, निम्नलिखित के कारण लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? बोला गया है अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए क्यों किया जाता है? वजह क्या है ना? इसलिए हम लोग करते हैं, यहां लिखा हुआ है, देखिए इधर, इधर देखिए, इधर यहां फोकस कीजिए मोबाइल के ऊपर। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि हजामती व्यक्ति के चेहरा, मतलब जो दाढ़ी बना रहे हैं, जो शेविंग कर रहे हैं, उसका चेहरा क्या, चेहरा को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। उसका चेहरा कहां रखता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखता है। तो चेहरे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा, बड़ा, स्पष्ट, सीधा, बड़ा और स्पष्ट बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है, बड़ा बनता है और सुस्पष्ट बनता है। मतलब इसको साफ साफ देख लेते हैं कि हमारा दाढ़ी कहां छूट गया, कहां बना या नहीं बना, है ना, उसमें अच्छा से दिख जाता है। तो हजामत को हजामती करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं हम अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। बस इतना आप लोग याद रखिए, अगर याद नहीं रखिएगा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लाइड नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में, यानी साइड देने वाले दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? क्या कारण है? बोला गया है साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है। साइड मिरर समझते हो रे बउआ? साइड मिरर का मतलब ये हुआ कि हम बाइक से जा रहे हैं तो कोई पीछे से हॉर्न दिया तो देखेंगे अरे भाई गाड़ी आ रहा है तो उसको साइड दे दो, है ना, साइड दे देते हैं। इसी को साइड माने कि हमारे गाड़ी में जो लगा हुआ दर्पण होता है, जो आईना होता है, जो ऐनक होता है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब कि उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है बहुत विस्तार होता है, यानी छोटा वो दर्पण होता है बहुत बड़ा क्षेत्र को देख लेता है। समझ लो ना, दर्पण छोटा को होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र को वो देख लेता है। क्या कहता है? बहुत बड़े क्षेत्र को देख लेता है, जिससे चालक अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाते हैं। जब क्षेत्र विस्तृत होगा बाबू तो बड़ा क्षेत्र को देखेगा, सिंपल सी बात है, बड़े क्षेत्र को देखेगा।
और उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का काम क्या है, कोई भी वस्तु हो, कितनी बड़ा वस्तु हो, उसको छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है। ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ध्यान रहे। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। बोला गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है बउआ सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, कारण क्या है, वजह क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है, लिखे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है। उष्मा विकिरण के कारण ताप में वृद्धि हो जाती है। इस ताप पर रसोई बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। मतलब समझिए कि ये सोलर कुकर है, यहाँ खाना, इसमें हम खाना को रखते हैं नीचे में ना, तो सोलर कुकर है तो सूर्य से प्रकाश जब आएगा ना तो अलग अलग किरण के रूप में आएगा, अलग अलग किरण के रूप में आएगा ना, अलग अलग किरण के रूप में आएगा। तो वो क्या करेगा, वो अवतल दर्पण है सब किरण को एक जगह फोकस पर एब्जॉर्व करेगा। जितना किरण आएगा सबको एक जगह फोकस पर एब्जॉर्व करेगा। तो बताइए, एक किरण में अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप होगा, अगर 100 किरण आ रहा है तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा उसका, 100 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि अगर एक किरण में उसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप है तो 100 किरण आया तो कितना बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा ना। अब बताइए कितना ताप उसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, इसलिए खाना बन जाता है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करें। क्या बोला गया है, अवतल दर्पण में जो है दर्पण सूत्र को साबित करना है। ध्यान समझिएगा, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करें। देखिए जस्ट वही चीज है, एक हम फिगर बनाएंगे, अवतल दर्पण लेंगे, माने कि अनंत और केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे। कहां पे बोले हम, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम वस्तु को रखेंगे और इससे एक मुख्य अक्ष समांतर एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद में ये फोकस से होते हुए जाएगा और जो केंद्र से जाता है वो केंद्र पर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये जहां कटा वो क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया। यानी ये आपतित किरण है, इसका नाम एडी दे दिए, ये दर्पण है, ये इसका नाम एमएन दे दिए। ठीक है, और प्रतिबिंब आई भी प्रतिबिंब हो गया, आई भी प्रतिबिंब हो गया। ध्यान रहे, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें ओ ए वस्तु एवं आई भी प्रतिबिंब है। क्या है, ओ ए वस्तु है और आई भी क्या है, प्रतिबिंब है। ओ ए वस्तु आई भी प्रतिबिंब है। पुनः माना कि फोकस दूरी एफ, यानी यहां से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, यहां से तक आर है, वस्तु दूरी यू, यानी कि यहां से लेकर ध्रुव तक की दूरी वस्तु दूरी होता है, ये क्या है, यू है। और प्रतिबिंब दूरी भी है, यानी जहां प्रतिबिंब बना वहां से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, भी है। एडी आपतित किरण है, एडी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। एडी क्या है, एडी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। क्लियर तक है। क्यूडी ओपी पर अभिलंब है, ये बोला क्यूडी जो है ना, ये क्यूडी है, ये ओपी पर अभिलंब है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए फिर समझा दें, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें ओ ए वस्तु आई भी प्रतिबिंब है, ओ ए वस्तु है आई भी प्रतिबिंब है। पुनः माना कि फोकस दूरी एफ है, यानी फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, अब वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी। एडी आपतित किरण है, एडी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है।
डी क्यू, डी क्यू ओ पी पर अभिलंब है। डी क्यू क्या है? ओ पी पर अभिलंब है। चलते हैं आगे स्लाइड में, आप समझिएगा। ए ओ सी, ए ओ सी ये त्रिभुज और बी आई सी, यानी इससे बनने वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? बी आई सी बनेगा, देखिए तो, इस रेखा से बनने वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? बी आई सी। बी आई सी दोनों क्या है? समरूप हैं। तो इसकी ऊंचाई ओ ए बटे में इसकी ऊंचाई आई बी, इसकी दूरी ओ सी बटे में इसकी दूरी आई सी, आई सी। ध्यान है क्या बोले हम? जब दोनों त्रिभुज समरूप है, इस त्रिभुज में जो लंब होगा, लंब, इस त्रिभुज में जो लंब होगा, दोनों एक दूसरे का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात, बट्टा में होता है। ओ ए बटे आई बी, अब इसका दूरी बटे इसका दूरी, मतलब क्या, यहां से त्रिभुज जितना बड़ा है, आधार अब बटे आधार, आधार बटे आधार ले लिए हम। ओ ए बटे आई बी। अब बताइए हम दूरी कहां से नापते हैं? ध्रुव से। दूरी कहां से नापते हैं? ध्रुव से। अगर हम ध्यान दीजिएगा, ओ सी, ओ पी में सी पी घटा दें, क्या ये नहीं बचेगा? ध्यान समझिए फिर से, देखिए, ओ पी में सी पी घटा दें, क्या ओ सी नहीं बचेगा? तो वही किए, ओ पी में सी पी घटाए, ओ पी में सी पी घटाए, क्या बच गया? ओ सी बच गया। क्या बच गया? ओ सी बच गया। और सी पी में आई पी घटाए, सी पी में आई पी को घटाए, क्या बच गया? आई सी बच गया। क्या बच गया? आई सी बच गया। इसको समीकरण हम एक मान लिए। क्या मान लिए इसको? समीकरण एक मान लिए हैं। पुनः त्रिभुज डी क्यू एफ तथा पुनः त्रिभुज डी क्यू एफ तथा बी आई एफ समरूप है। समझिएगा, पुनः त्रिभुज डी क्यू एफ तथा बी आई एफ क्या है? समरूप है। तो डी क्यू एफ कहां है? डी क्यू एफ और इससे बनने वाले बी आई एफ, ये दोनों क्या है? समरूप है। ये दोनों क्या है? समरूप है, ध्यान रहे। तो इसकी ऊंचाई डी क्यू बटे में आई बी, इसकी दूरी क्यू एफ बटे में आई एफ, क्यू एफ बटे में आई एफ, क्यू एफ बटे में आई एफ। क्लियर यहां तक है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, ओ ए बटे में आई बी। अब देखिए, डी क्यू को हम लिख दिए ओ ए। सर क्यों? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। क्या इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर नहीं होगा? क्योंकि समांतर में चाहे 1000 रेखा खींच दीजिए, सभी रेखा आपस में बराबर, 1000 लंब डाल दी, सब लंब क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ध्यान रहे, ठीक है। देखिए, तो क्या हो जाएगा? ये लिखे क्यू एफ आई पी माइनस पी एफ, आई पी माइनस पी एफ, क्योंकि इसको निकालना है। क्या हो जाएगा? आई पी, ये दूरी निकालना है ना, तो आई पी में घटाएंगे किसको? आई पी में घटाएंगे पी एफ को, तब नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो अब क्या? ए डी समांतर ओपी, ए डी समांतर ओपी, तब ओ ए बटे में डी क्यू, ओ ए बटे में डी क्यू हो गया। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो पी क्यू की दूरी नगण्य मानी जाती है। दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो पी कहां, क्यू कहां होगा? पी पर। क्यू कहां होगा? पी पर, पी पर होगा ना। इसलिए क्यू एफ बराबर पी एफ, क्योंकि यहां से क्यू एफ को हम मान लेंगे क्या? पी एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? पी एफ, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर है। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा ना? होगा, बराबर हो गया। इसे लिखेंगे ओ ए बटे में आई बी बराबर पी एफ बटे में आई पी माइनस पी एफ। इसको मान लिया हम समीकरण 2। अब समझिएगा समीकरण 1। समीकरण 1 ये है ओ ए बटे में आई बी, ओ ए बटे में आई बी। जब इस पार वाला बराबर है दोनों बगल, तो क्या इस पार वाला बराबर होगा? दोनों में होगा ना। तो हम लिखे यहां समीकरण 1 एवं 2 से दोनों को बराबर कर दिए, दोनों को हम बराबर कर दिए। अब ओपी, ओपी क्या? वस्तु दूरी यू, वस्तु दूरी यू। और हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि आगे की दूरी ऋणात्मक होती है, पीछे की दूरी धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। सभी दूरी मुख्य फोकस ध्रुव से ही नापा जाता है। सभी दूरी ध्रुव से ही नापा जाता है, सिंपल सी बात है। तो U कितना हो गया? OP हो गया U।
कि O से लेकर P की दूरी कितना U, और आगे की दूरी किस में होगा, माइनस में। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और CP 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 C से P तक F, C से P तक R। हम अभी 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 तुरंत प्रूव कर लियो, याद कर तो, R बराबर 2F, नहीं प्रूव कर लियो, नहीं से बोली प्रूव कर लियो ने, हाँ तब तो कितना हो जाएगा 2F, यानी कि CP बराबर R बराबर 2F, हम लिख दिलियो 2F। कोई दिक्कत हो है? अब सर कम सर प्लस कैसे हो गए, अरे गधा आगे की दूरी ऋणात्मक नहीं होगा है, होगा ना, तो F क्यों होते माइनस में, अरे ये माइनस हमारा टकराएगा इसमें तो क्या बने, प्लस में बनेगा, नहीं बनेगा प्लस, दर्द तोड़ दो उनका देने तक। देखो अब CP जस्ट वही 2F, क्योंकि CP अब यहाँ तो माइनस है नहीं, CP एकदम डटल रहेगा, हम लड़ेंगे, हम माइनस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का तो टकरा गया तो प्लस बन गया है ना। तो ये हो गया माइनस 2F, अब प्लस यहाँ हो जाएगा V, कैसे सर, I से यहाँ P, तो I के क्या माने हैं, यहाँ से लेकर I तक वस्तु दूरी V, तो V क्या हो जाएगा माइनस V, अब माइनस माइनस प्लस V, जस्ट PF बराबर क्या है, PF फोकस दूरी माइनस F, IP देखिए IP क्या माने V, तो V हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि आगे की दूरी है ऋणात्मक होगा, फिर PF, तो PF क्या हो जाएगा F, माइनस में F, तो माइनस F होगा, तो माइनस माइनस प्लस F। अब कुछ नहीं किए, अब देखो बउआ हम क्या किए, कोना कोनी गुना किए, कैंचिया गुना किए, क्या किए हम, कोना कोनी गुना किए, ये कोना से ये कोना, U गुना भी प्लस U भी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, U गुना F, UF या FU, ठीक है। अब इससे गुना करें प्लस माइनस माइनस 2F भी, फिर इससे गुना किए प्लस 2F गुना F 2F स्क्वायर, फिर कोना कोनी गुना किए माइनस माइनस प्लस 2F गुना F 2F स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस F भी, क्लियर है, ये सी ये खत्म हो गया, ये सी ये। अब जाति वाला जाति के पास ले जाइए, U भी को U भी लिख दिए, FU के FU लिख दिए, अब इसका जाति उस पार में है तो माइनस FU लिख दिए, ये बराबर के पार गया प्लस में हो जाएगा, प्लस 2FU हो गया। अब बताइए इसको हम हुबहू लिख दिए, इसको हम हुबहू लिख दिए। अब 2F भी में एगो F भी गया तो एगो F भी बचेगा। अब हम दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर लिखेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, इधर इसलिए नहीं लिखे बाबू, हमें ढक जाइए, मैं नहीं दिखाई के मरबा में ना, इसलिए हम इधर नहीं लिखा, इधर लिखाइयो, ठीक ना, समझियो। तो भाग देने पर क्या है, U भी माइनस FU बराबर F भी, सब भागा दो U भी F बटे U भी F बटे U भी F। अब कभी सर जी गीत गावे लागले ना, गीत नहीं गावे, समझावा ठीक ना, U भी F खत्म, F खत्म U खत्म, U भी खत्म, 1 बटे F माइनस 1 बटे भी बराबर 1 बटे U। अब बराबर के पार जाएगा ये वाला, तो 1 बटे F बराबर 1 बटे U, अब प्लस 1 बटे भी, यही हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बटे F बराबर 1 बटे U प्लस 1 बटे भी। आशा करो तो समझ में आएगी, लगता है बोल, अरे समझ में कि ना आगलो रे मित्र साहब। चलो इसी चीज को हम इधर सॉल्व किए हैं, दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, भाग दिए, काटे, जो आया मेरा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए सभी बच्चे को यहां तक समझ में आया, आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जिसके पास नहीं भेजने को उसके पास भेज दीजिए, है ना। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो। आज जो नए हैं इस चैनल में वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी जस्ट वही है, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करें। हो सकता अबरी अवतलवा पूछ रहा है, उतलवा पूछ को ठिकाना है, इसलिए बता रहा लियो ओकरा, है ना। देखो माना कि एम एक उत्तल दर्पण है जिसमें ओ ए वस्तु आई बी प्रतिबिंब है, आई बी प्रतिबिंब है। पुनः माना कि फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर, वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी है। एडी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है और डी क्यू ओपी पर अभिलंब है। अब इसको फिगर कैसे बनाएं, ध्यान दीजिएगा। ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। पहला समांतर जो जाएगा फोकस से काटता है, पीछे बताए थे हम, और क्या पार होगा, नहीं आर पार होगा, इसके समांतर लौट जाएगा। और दूसरा वक्रता केंद्र से होते हुए निशाना लेगा और वापस ये इस जिस पर गया उसी पर ये लौट आया। जहां दोनों रेखा कटा वहां क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, बन गया वहां पे प्रतिबिंब बन गया। इसलिए माना कि एमएन एक उत्तल दर्पण है जिसमें ओ ए वस्तु आई बी प्रतिबिंब है। पुनः माना कि फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर, वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी है। एडी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, डी क्यू ओपी पर अभिलंब है, अभिलंब है। ध्यान दीजिए क्या है, अभिलंब है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बताइए एओसी, एओसी, एओसी मतलब ये त्रिभुज, निशान मार दीजिए, देखिए ये त्रिभुज है ना, और इससे बनने वाला त्रिभुज कौन त्रिभुज, देखो इस रेखा से त्रिभुज कौन बना, ये वाला ना, बी आई सी, बी आई सी, इस रेखा से त्रिभुज बनने वाला ये है। दोनों क्या है, समांतर है, सॉरी समरूप है, दोनों क्या है, समरूप है ना, क्योंकि जितना ये एंगल उतना ये एंगल, दोनों में ये एंगलवाद है, तो जब दो कोण बराबर होते तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। किससे समरूप है, एंगल 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 से समरूप है, किससे है, एंगल 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 से समरूपता है, समरूप है, ठीक है। तो ओ ए बटे आई बी, ओ ए बटे आई बी, ओ सी बटे आई सी, देखो ये बटे ये, अब ओ सी बटे आई सी, क्योंकि यहां से यहां तक त्रिभुज ले एक आधार, बड़का त्रिभुज के आधार छोटका त्रिभुज के आधार, दोनों क्या होगा, बट्टे में होगा, लिख दिलिए बट्टे में, क्लियर है। देखो अब ओ ए बटे आई बी, ओ सी में दो पार्ट, क्योंकि कोई भी दूरी हमेशा मूल बिंदु से ही, ध्रुव से ही नापा जाता है। तो भैया यहां से कोई दूरी होता है क्या, नहीं, तो ओ यहां से यहां तक ओपी, हम लिख लियो ओपी, फिर यहां से यहां तक सीपी, सीपी। अब इसको निकालना है, इसमें निकालना है, तो क्या करना है? तो ये पी सी पी में, क्योंकि दूरी जब भी नापना है ध्रुव से नापना है, तो पी सी में अगर हम पी आई को घटा दें, क्या ये दूरी नहीं निकलेगा? तो पी सी में पी आई को हम घटा दिए, तो क्या बन गया, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज डी क्यू एफ, त्रिभुज डी क्यू एफ, अब समझिएगा कि सर ये डी क्यू एफ ये त्रिभुज, और इस रेखा से बनने वाला कौन त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना। डी क्यू एफ और बी आई एफ दोनों क्या है, समरूप है। कैसे भाई, एंगल 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 से, अभी तुम बतलियो, है ना, समरूप है। तो डी क्यू बटे में आई बी, डी क्यू बटे में आई बी, अब क्यू एफ बटे में आई एफ, सर कैसे, क्यू एफ क्यू एफ क्यू एफ, देखिए 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 देखिए, क्यू बड़का त्रिभुज में क्यू एफ है, देखिए तो, है ना, अब बटे में आज छोटा काम आई एफ है, देखिए तो, है ना, तो क्यू एफ बटे में आई एफ, क्या ये ना होगा, हम बटा कर दिए। चलिए अब निकालना है मेन पॉइंट। अब डी क्यू बराबर ओ ए काहे बराबर होले हो, क्योंकि ए डी समांतर ओपी है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो पी क्यू की दूरी नगण्य मानी जाती है। बोला गया है कि अगर दर्पण का द्वारक एकदम छोटा हो तो पी क्यू की दूरी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नहीं के बराबर, यानी क्यू जो है पी पर चला आएगा। क्यू जो है यहाँ जो दिख रहा है ये नहीं, यहीं पर है, दिख रहा अलग लेकिन है उसी पर, तो है उसी पर, अलग दिख रहा है। तो क्यू एफ बराबर पी एफ, तो क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, जब दोनों बराबर है एक ही पॉइंट पर है तो क्यू एफ जो है पी एफ के बराबर है। इसलिए ओ ए बटे आई बी, तो पी एफ अब बटे में पी एफ घटा आई पी, क्योंकि इसको निकालना है तो पी एफ घटा आई पी,
तब न बचेगा वो दूरी। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से ओपी ओपी आगे की दूरी ऋणात्मक, आगे की दूरी ऋणात्मक, माइनस यू पीसी पीसी क्या वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर ना, आर ना, आर। आर को क्या सिद्ध किए? 2f। हम क्या लिख दिए? 2f। क्या लिख दिए हम? 2f। फिर पीसी 2f। आईपी आईपी ये क्या है? वस्तु दूरी है, तब वस्तु दूरी को भी बोलते हैं, तो माइनस भी हो गया। यहां डाउट छूट गया है ना, देखो यहां प्रॉब्लम हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए आई एफ आईपी, आईपी ठीक है, आईपी भी हो गया। अब भी माइनस में क्यों नहीं लिए, प्लस में क्यों लिए? क्योंकि हम बोले चिन्ह परिपाटी के नियम से कि पीछे की दूरी क्या होता है? धनात्मक, इसलिए हम धनात्मक इसको लिए। अब प्लस माइनस माइनस बनेगा रे, माइनस की हम। एफ क्योंकि एफ पीछे में है, एफ पीछे में है, और भी किधर पीछे में है, प्लस में हुआ है ना। अब कुछ नहीं किए हैं, इसको कोना कोनी गुना। अब इधर से गुना, यू गुना एफ माइनस यू एफ है ना। फिर इससे गुना किए इसको 2f² लिख दिए। फिर इससे गुना किए इसको माइनस माइनस प्लस यू गुना भी यू भी। इससे गुना किए इसको माइनस 2f गुना भी 2f भी। अब ये कोना कोनी 2f गुना 2f 2f² भी गुना f माइनस बी एफ। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब इससे इसको काटेंगे हम, इसको हम लिखे, इसको हम लिखे। अब ये बराबर के पार था, बराबर के पार लिखे, इसको बराबर के पार ले गए, प्लस में हो गया। यू एफ प्लस यू भी बराबर भी एफ, भी एफ क्या जाएगा? भी एफ। अब हम यहां से क्या करेंगे? दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर हम दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दिए। जब भाग दे दी दोनों तरफ यू भी एफ से, तो यू भी बटे यू भी एफ, एफ भी बटे यू भी एफ, यू एफ बटे में यू भी एफ। ठीक है, एफ यू से एफ यू खत्म, यू भी से यू सॉरी एफ बी से एफ बी खत्म, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म। क्लियर है? क्या बच गया? एक बटे एफ, एक बटे यू, एक बटे भी। यही तो लाना था, ये तो दर्पण सूत्र है, यही प्रूव हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्या हो गया होगा? याद हो भी गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर चाहें तो आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लें, वॉच कर लें, तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा। याद करने की जरूरी नहीं है, मेरा आशा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्धन क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। और 2017 में पूछा गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, इसलिए m बराबर माइनस भी बटे यू होता है, माइनस भी बटे यू होता है। कैसे माइनस भी बटे यू होता है, आप लोग इधर देख लीजिए। क्या व्यंजक हम प्राप्त किए हैं, एक हम फिगर लिए हैं, इसी में हम एक वस्तु लिए, मुख्य से समांतर खींचे, फोकस से होते हुए गया, एक ध्रुव से लिए, ध्रुव से टकराया और गुजर गया, और एक केंद्र से लिए, केंद्र से टकराया दर्पण से, दर्पण पर ही लौट गया। जहां कटा वो क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। जहां कटा वहां क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया है। तो माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, बिल्कुल सही बात है, जिसका केंद्र C फोकस F है, केंद्र C फोकस F है। पुनः माना कि वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, वस्तु की ऊंचाई OA, वस्तु की ऊंचाई OA, इसको मान लिए H, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई IB, प्रतिबिंब की ऊंचाई IB H1 मान लिए। क्या मान लिए? इसको H1 मान लिए। अब चूंकि AOP यानी कि AOP ये त्रिभुज और BIP इससे बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? B, ये I से गया, I से लौटा ना,
इससे त्रिभुज कौन बना, ये बना BIP, इससे कौन बना भाई, BIP बना, ऐसे BIP ऐ बना। अब जब ये बन गया तो हम सीधी पढ़े हैं, दोनों क्या है, समरूप हैं, तो समरूप है, इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि पहले क्वेश्चन बोला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वही लिखना हमको है। तो क्या लिखेंगे, देखिए इधर लिखे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई IB बटे में OA, बटे में OA IP बटे में OP, ठीक है। अब बताइए IB क्या है, H1 है, H1 हो गया, OA क्या है, H है, H हो गया, IP यहाँ IP ना, तो IP क्या है, वस्तु दूरी भी, तो किधर, आगे पीछे, आगे की दूरी ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक, हो गया माइनस भी, तो सर H1 काहे मान लो माइनस में, काहे मान ली भाई, क्या बात है, क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी के नियम से बताए हैं कि नीचे की दूरी ऋणात्मक और ऊपर की दूरी धनात्मक, आगे की दूरी ऋणात्मक, पीछे की दूरी धनात्मक, ये सिखाए हम। चलो ठीक है, तो इसको ऋणात्मक मान लिए, इसको ऋणात्मक, और OP क्या है, U है ना, तो U आगे की पीछे, आगे की दूरी ऋणात्मक, आगे दूरी ऋणात्मक न होगा, मान लिए U। अब बताइए माइनस से माइनस खत्म, और अभी हम बताए हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, तो आवर्धन को क्या सूत्र करते हैं, M से, माइनस M हो गया, M कॉमन ले लिए, M से भागा दे दिए, क्या गया, M बराबर माइनस V बटे U, ये मेरा प्रूव हो गया, क्या आवर्धन सूत्र। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो सभी लोग इस वीडियो को कीजिए शेयर, क्या करना है, इस वीडियो करना है शेयर, और जो लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर लीजिए, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट 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 फटाफट, है ना, टका टक मार दीजिए का, चलिए।